हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास के सिलेक्टर फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास सास के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं उसकी एक लिस्ट है, जिसमें से पिंक कलर में जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हम अपनी पिछली 4 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिलेक्टर फंक्शंस। तो आइए पहले समझते हैं सिलेक्टर होते क्या हैं। जब हम अपनी CSS की फाइल में कोई CSS लिखते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्टर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पिंक कलर में नजर आ रहा होगा कि ABC क्लास है और उसके अंदर एक एंकर है जिसकी मैंने यहाँ पे CSS लिखी है। तो यहाँ पर ABC क्लास के अंदर जो एंकर टैग है यही हमारा सिलेक्टर है। और सास के अंदर इसको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, आइए उनको देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास सास के अंदर अलग अलग 7 तरीके के सिलेक्टर फंक्शंस आते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HTML के एडिटर में मैंने अपनी 2 फाइल ओपन की हुई है। लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होगी यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शन डॉट सास फाइल है। बिल्कुल उसी नाम की यहाँ पर एक CSS की फाइल है, इनबिल्ट फंक्शन डॉट CSS। अब हम अपनी सास वाली फाइल में आके एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ सिलेक्टर। और इस वेरिएबल के अंदर आकर मैं अपने फंक्शंस यूज करूंगा जो हमारे सिलेक्टर के फंक्शंस है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है उसका नाम है सिलेक्टर नेस्ट। सिलेक्टर नेस्ट एक्चुअल में करता क्या है, इसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास करते हैं, एक फर्स्ट पैरामीटर और एक सेकंड पैरामीटर। दोनों ही सिलेक्टर होने चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो पैरामीटर है उसके अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया UL और सेकंड वाले पैरामीटर के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया LI। अब सिलेक्टर फंक्शन करेगा क्या, ये जो हमारा पहला पैरामीटर है UL, ये इसको पेरेंट टैग बना देगा और LI को उसका चाइल्ड, मतलब कि इन दोनों को कंबाइन करके एक सिलेक्टर बना देगा। अब इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा इंटरपोलेशन। अगर आपको वो नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इंटरपोलेशन किसे कहते हैं। और इस इंटरपोलेशन के अंदर आकर मैं अपना वेरिएबल यूज कर लेता हूँ जिसका नाम है सिलेक्टर। तो जो भी यहाँ पर सिलेक्टर के अंदर वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पर सिलेक्टर वाली जगह पे लग जाएगी। अब इसके अंदर आकर मैं कोई भी एक सिंपल सी CSS का प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले ली वेट, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम सिलेक्टर का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 जो अलग अलग पैरामीटर लिए थे, एक पहला पैरामीटर और एक दूसरा पैरामीटर, तो उसने यहाँ पर UL को LI का पेरेंट बना दिया, मतलब कि दोनों को मिला के कंबाइन सिलेक्टर बना दिया। तो यही इस फंक्शन का यूज होता है सिलेक्टर नेस्ट का। मैं आपको इसके 1-2 एग्जांपल और दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर 2 क्लासेस ले ली अलग अलग। एक ले ली मैंने ABC और एक ले ली मैंने XYZ। अब यहाँ पे दूसरे पैरामीटर के अंदर मैं दोबारा से इन्वर्टेड कोड लेके एक और सिलेक्टर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए P। तो देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसने जो हमने पहले वाले पैरामीटर के अंदर 2 अलग अलग सिलेक्टर लिए थे ABC और XYZ, तो उसने उन दोनों के लिए अलग अलग से यहाँ पर क्लासेस बना ली। यहाँ पर एक के लिए बना ली ABC के अंदर जो पैराग्राफ आ रहे हैं, ये हमारा पहला ग्रुप बन गया। और एक दूसरा ग्रुप बना दिया इसने XYZ के अंदर जो पैराग्राफ आ रहा है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको होवर क्लास का। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ABC के अंदर मैं प्सूडो क्लास लगाना चाहता हूँ होवर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो दूसरा पैरामीटर है वहां पे जाके लिखूंगा एंड, उसके बाद कॉलन लगा के होवर। और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पर लग गया ABC पर जो होवर क्लास लगी हुई है उसकी CSS आ गई। तो अब यहाँ से समझ गए होगे, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 अलग अलग पैरामीटर है और अगर मैंने उनको जोड़ना है, मतलब कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं देनी, तो यहाँ पर मैं एंड का यूज करूंगा। मैं इसी एंड के साथ आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं इसी नाम के साथ एक नाम और जोड़ना चाहता हूँ और उस पर लिखूंगा _XYZ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया तो ये एक कंबाइन नेम बन जाएगा। ये देखिए ABC_XYZ। अब इसके बाद हम अपना दूसरा फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है सिलेक्टर अपेंड। सिलेक्टर अपेंड बेसिकली करता क्या है, इसके अंदर भी हम 2 पैरामीटर में अलग अलग सिलेक्टर देते हैं और ये उन दोनों को कंबाइन कर देता है। देखिए यहाँ पर मैं पहले पैरामीटर में जैसे ले लेता हूँ एंकर टैग और दूसरे पैरामीटर के अंदर मैं एक क्लास डाल देता हूँ .active। ये देखिए अब ये इन दोनों को कंबाइन कर देगा।
जो इससे पिछले वाला फंक्शन था सिलेक्टर नेस्ट, वो इन दोनों के बीच में स्पेस डाल देता था, मगर ये इन दोनों को एक ही सिलेक्टर बना देगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ। ये देखिए यहाँ एंकर टैग और एक्टिव क्लास के अंदर बीच में स्पेस नहीं रही। अब इसका एक ही मतलब बन गया कि ऐसे एंकर टैग जिन पर एक्टिव क्लास लगी हुई है उसकी विड्थ 10 पिक्सल हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो पहला पैरामीटर है उसके अंदर मैं क्लास डाल देता हूँ ABC, और जो हमारे पास दूसरा पैरामीटर है उसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ _copy। अब ये इन दोनों को एक कंबाइन बना के एक ही नेम बना देगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे को %% का यूज नहीं करना पड़ रहा, जिस तरह हमने पिछले अपने फंक्शन में किया है नेक्स्ट वाले में। यहाँ मैं इसी में ही थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए जो हमारा दूसरा पैरामीटर है इसके अंदर दो अलग अलग नाम दिए हुए हैं, एक तो _copy है और एक है _image। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, मैं आपको सिर्फ टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए यहाँ इसने दो अलग अलग से सिलेक्टर बना लिए, एक के साथ कंबाइन कर दिए ABC_copy और दूसरे का नाम रख दिया इसने ABC_image। तो यहाँ पर ये पहले वाले पैरामीटर को एक बार कॉपी से कंबाइन कर रहा है और एक बार इमेज से। अब हम अपना तीसरा फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है सिलेक्टर रिप्लेस। तो उसको लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्टर -रिप्लेस। ये देखिए जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ चीज रिप्लेस करनी है, तो हम इसमें 3 पैरामीटर देते हैं। पहले वाले पैरामीटर में हम जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्लास लगा दी a.abc, ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया जिसके अंदर हमने कोई चीज रिप्लेस करनी है। दूसरे वाले पैरामीटर में मैं वो देता हूँ कि मेरे को क्या चीज रिप्लेस करनी है। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पर ABC क्लास को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा .abc। और इसके बाद तीसरा पैरामीटर आता है कि मेरे को क्या नई वैल्यू डालनी है यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद। तो उसकी जगह मैं मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ .link। मैंने ये एक नई क्लास का नाम दे दिया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए यहाँ पर ABC क्लास नहीं आई है, यहाँ पर क्लास आ रही है a.link। इसने क्या किया, जो हमारी ये वाली क्लास थी इसमें से ABC को ढूंढा और उसको रिप्लेस करके यहाँ पर डाल दिया लिंक। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, और उस एग्जांपल में मैं कोई ऐसी चीज़ ढूंढता हूँ जो इसके अंदर है ही नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पर H1 नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि H1 को ढूंढे पहले वाले सिलेक्टर में और उसको रिप्लेस कर दे H2 से। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया तो देखिए इसने यहाँ पर कुछ भी रिप्लेस नहीं किया, जो सिंपल सिलेक्टर था वही दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, अगर इसको जो चीज़ हमने ढूंढने को कही है अगर इसको नहीं मिलती तो ये सिंपल पहला वाला सिलेक्टर ही दिखा देगा। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ एक कंबाइन सिलेक्टर बना के। तो मान लीजिए हमने एक क्लास बना रखी है ABC और उसके अंदर एक क्लास आ रही है इन्फो, और मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ इन्फो क्लास को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा .info और इसको रिप्लेस किससे करना चाहता हूँ, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ XYZ नाम की क्लास से। ये देखिए तो अब ये ढूंढेगा .info नाम की कोई क्लास इस सिलेक्टर में है, अगर मिल जाएगी इसे तो इसको XYZ से रिप्लेस कर देगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इन्फो क्लास नहीं आ रही है, यहाँ पे आ रही है XYZ। और मान लीजिए अगर मैं इस सिलेक्टर को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं जिसको रिप्लेस करना है, यहाँ पे भी कंबाइन सिलेक्टर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया XYZ के अंदर जो LI आ रहा है, तो इस पूरे कंबाइन सिलेक्टर को ही ये रिप्लेस कर देगा इन्फो से। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर एक अजीब सी बात हुई कि यहाँ पर इसने एक तो सिलेक्टर बना दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फो को हटा के यहाँ पे आ जाएगा XYZ के अंदर जो LI है, और एक सिलेक्टर ये अपने आप से बना देगा कि XYZ के अंदर मतलब कि जो हमने रिप्लेस करने को बोला है इसे XYZ और LI के बीच में इसने ABC क्लास डाल दी जो यहाँ पर स्पेयर बची थी। तो इस तरह भी हम सिलेक्टर रिप्लेस नाम के जो फंक्शन हमारा उसको यूज कर सकते हैं। अब हम अपना चौथा फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है इज सुपर सिलेक्टर। इस सुपर सिलेक्टर का जो काम है ये बेसिकली किसी सिलेक्टर को मॉडिफाई करने के काम नहीं आता, ये सिर्फ टेस्ट करने के काम आता है। और ये हमारे को एक ही वैल्यू देता है, या तो ट्रू देगा या फॉल्स। तो इसको समझने के लिए इसके अंदर 2 पैरामीटर देने होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो भी एक सिलेक्टर होता है और दूसरा पैरामीटर भी एक सिलेक्टर ही होगा, मगर जो यहाँ पे पहला सिलेक्टर होगा उसको हम कहते हैं सुपर सिलेक्टर। तो देखिए मान लीजिए ए मैंने एक सुपर सिलेक्टर बना लिया और जो दूसरा पैरामीटर होगा उसको हम कहते हैं सब सिलेक्टर, और उसके अंदर मैंने मान लीजिए लिख दिया ए डॉट और एक क्लास लगा दी एक्टिव। अब जो हमारे ये फंक्शन है ये सुपर सिलेक्टर ये चेक करेगा क्या इसमें जो सुपर सिलेक्टर है वो सब सिलेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं।
मतलब कि उसके अंदर अगर वो होगा तो उसका वो वैल्यू रिटर्न कर देगा ट्रू, वरना वो कर देगा फॉल्स। मैंने देखिए यहाँ पर फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया ट्रू। हम इसे ऐसे यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे सिलेक्टर की जगह पे हम इसको इफ कंडीशन वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं इस सुपर सिलेक्टर को। मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूं। मैं यही वाली चीज जो है इसको कट करके यहाँ पे लिख देता हूं और यहाँ पर एंकर लिख देता हूं। अब मैं फाइल को अगर सेव करूंगा तो आंसर आएगा फॉल्स। ये देखिए यहाँ पर आ गया आंसर फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पूरा सुपर सिलेक्टर है ये सब सिलेक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे कोई एक्टिव क्लास नहीं है। मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ एंकर टैग है और मैंने यहाँ पर लिख दिया नैव टैग के अंदर एंकर टैग। अब मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया ट्रू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एंकर टैग सब सिलेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखिए एंकर टैग है, इसलिए इसने यहाँ पर आंसर दे दिया ट्रू। और अगर मैं यही काम उल्टा कर दूं, यहाँ पे लिख दूं नैव और यहाँ से नैव हटा दूं और फाइल को सेव करूं तो देखिए आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि यहां पर सब सिलेक्टर के अंदर नैव कहीं नहीं आ रहा। तो यही इस सुपर सिलेक्टर का काम होता है कि सुपर सिलेक्टर को चेक करना कि वो सब सिलेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसके बाद अब हम अपना पांचवा सिलेक्टर यूज करते हैं जिसका नाम है सिंपल सिलेक्टर। यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसके नाम के आगे आपको एस लगाना है, सिंपल सिलेक्टर्स। इसका काम क्या होता है? इसके अंदर अगर आप कोई कंबाइन सिलेक्टर बना देते हैं तो उसको वो अलग अलग कर देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया a.abc और मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने उनको अलग अलग कर दिया, एंकर को अलग कर दिया और .abc को अलग सिलेक्टर बना दिया। ये इसका काम होता है। अब इसके बाद हम अपना छठा फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है सिलेक्टर यूनिफाई। इस फंक्शन के अंदर हमारे को दो पैरामीटर देने होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक एंकर टैग और एक दूसरा सिलेक्टर ले लिया और इसके अंदर क्लास लगा दी एक्टिव। ये देखिए अब ये क्या करेगा ये फंक्शन, सिंपल, यहाँ पे सिंपल नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है सिलेक्टर, सिलेक्टर यूनिफाई। तो ये बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, ये इन दोनों का कोई मैच बनाने की कोशिश करेगा। अगर इसका कोई मैच बन जाता है तो ये उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इनका एक मैच बन गया, एंकर डॉट एक्टिव। मैं आपको इसके एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले सिलेक्टर में एंकर डॉट एक्टिव और दूसरे सिलेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया a डॉट डिजेबल। अब इनका मैच देखते हैं ये कैसे बनाएगा। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर इसने एक सिलेक्टर बना दिया कि a डॉट एक्टिव डॉट डिजेबल, मतलब कि जिस एंकर पर एक्टिव क्लास भी लगी हुई है या डिजेबल क्लास भी लगी हुई है उन दोनों की सेम CSS कर देगा। और अगर हम इसके अंदर जाके कोई ऐसा सिलेक्टर बना लेते हैं जिसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो ये उसको दिखाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर मैंने दो अलग अलग से सिलेक्टर बनाए, एक पे एंकर टैग डाल दिया और एक पे हेडिंग 1। अब मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर एरर आ गया, आप देख रहे हैं, क्योंकि इनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। अब मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्टिव के अंदर जो एंकर टैग है और यहाँ पर दूसरे सिलेक्टर के अंदर जाके मैंने लिख दिया मेन के अंदर जो एंकर टैग है। अब मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने यहाँ पर उसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया। एक कॉम्बिनेशन तो बनाया इसने कि एक्टिव के अंदर मेन और उसके अंदर एंकर टैग, और दूसरे वाले में लिख दिया मेन के अंदर एक्टिव क्लास उसके अंदर एंकर टैग। तो आपने देखा ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनाता है और जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो कुछ मैचिंग करके बनाता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन बच गया जिसका नाम है सिलेक्टर एक्सटेंड। ये भी सिलेक्टर यूनिफाई की तरह ही काम करता है। ये भी एक मैच बनाएगा मगर ये एक क्लास को एक्सटेंड करता है, मतलब कि ये अपनी तरफ से एक नया सिलेक्टर बनाने की कोशिश करता है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, इसके लिए भी मैं 3 भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को 3 पैरामीटर लेने पड़ेंगे। तो पहला पैरामीटर तो हमारा हो गया, एक पहले हमने एक सिलेक्टर बना लिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डिजेबल, एंकर डॉट डिजेबल। और दूसरा जो हमारा पैरामीटर है उसमें मैंने सिंपल लिख दिया एंकर टैग और तीसरे वाले पैरामीटर के अंदर मैंने यहाँ पर एक क्लास लगा दी डॉट लिंक। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली पहले इसको इससे मैच करेगा। तो इसके अंदर एंकर है तो इसको एंकर को कुछ नहीं छेड़ेगा, ये एज इट इज यही क्लास डाल देगा। फिर ये इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। वो देखेगा कि एंकर टैग पहले आ चुका है तो इसको हटा के डॉट लिंक लगा देगा। ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बनाता है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसने जो हमारा पहला सिलेक्टर था
ए डॉट डिजेबल उसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद इसने देखा कि एंकर तो एक बार आ चुका है, तो उसकी जगह यहाँ पर इसने लिख दिया डॉट लिंक डॉट डिजेबल। आप देख रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी टैग का नाम डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2। अब इसको अगर ये यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन से पहले से कोई बना हुआ कोई सिलेक्टर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, तो ये इसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया तो देखिए इसने इसको एज इट इज प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसको एक्सटेंड नहीं कर पाया, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाया। मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक क्लास ले ली ABC और उसके अंदर क्लास लगा दी डॉट इन्फो, और जो हमारा पहला सिलेक्टर है उसमें मैंने लिख दिया डॉट इन्फो। और यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे क्लास ले ली कंटेंट, उसके अंदर नैव टैग, उस पर क्लास लगी हुई है साइड बार, ये देखिए। तो अब ये क्या करेगा, ये पहले जो हमारा ये दूसरा पैरामीटर है इसको मैच करेगा। तो देखेगा इन्फो एक बार आ रहा है तो ये इसको एज इट इज एक बार प्रिंट कर देगा। फिर इसके अंदर दो अलग अलग सिलेक्टर्स आ रहे हैं, एक कंटेंट आ रहा है और एक आ रहा है नैव साइड बार। तो ये एक बार क्या करेगा, इन्फो को हटा के ABC को इसके बीच में डाल देगा कंटेंट और नैव बार के, और एक बार कंटेंट को इन दोनों के बीच में डाल देगा, ABC को पहले ले आएगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसने 3 सिलेक्टर बना दिए। एक बना दिया ABC के अंदर इन्फो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर एक बना दिए ABC के बाद कंटेंट, उसके बाद नैव डॉट साइड बार। फिर इसने इसी वाले सिलेक्टर को यूज करके थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग कर दिया। इसमें क्या किया, ABC को कंटेंट को बाहर ले आया, यहाँ देखिए कंटेंट को बाहर ले आया और ABC को अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे लगा दिया नैव डॉट साइड बार। तो बेसिकली इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो सिलेक्टर वाले फंक्शंस हैं ये तो यूज नहीं होते हैं। जो मेन यूज होने वाले फंक्शन हैं वो पहले 3 ही हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था सिलेक्टर नेस्ट, सिलेक्टर अपेंड और सिलेक्टर रिप्लेस। यही 3 ही ज़्यादा यूज होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं मैप के फंक्शंस, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।